नमस्कार। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। और यही कोशिश हम भी करते हैं हर मंगलवार और गुरुवार को। जब सच कहना है तो फिर कहना है, और सच कहने की डीडी किसान ने ठानी है, और इस कोशिश को 2 दिन हफ्ते में हम पुरजोर तरीके से करते हैं। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय, और आज जिस सच की बात हम करने जा रहे हैं वो सच आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सच भले ही मुझसे ना जुड़ा हो, आपसे ना जुड़ा हो, लेकिन हमारे नौनिहालों से जुड़ा है, उनकी शिक्षा से जुड़ा है, उनके भविष्य से जुड़ा है। क्योंकि आज वर्तमान में किए गए प्रयास उनके भविष्य को सुदृढ़ करने का काम करते हैं। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन, जी हां, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट कहती है कि 14 से 18 साल के ग्रामीण बच्चों में 1/4 बच्चे ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो स्थानीय भाषा में 2nd क्लास का पाठ तक नहीं पढ़ पाते। असर की रिपोर्ट का तो ये सिर्फ एक पॉइंट है। आज पूरे 50 से 55 मिनट में हर पॉइंट को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई विकास की परिभाषा क्या है। सिर्फ सड़कें, पानी, बिजली, या फिर एजुकेशन, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आखिर ये खाई जो शहर और ग्रामीण के स्कूलों के बच्चों के बीच में है, उन स्कूलों में है जिन्हें हम सरकारी और प्राइवेट स्कूल कहते हैं, उसके बीच का ये डिस्टेंस इतना बड़ा कैसे होते जा रहा है, और वो कौन सी कोशिश हमको करनी चाहिए जिसके बाद इस अंतर को थोड़ा ही सही हम और आप पाट सकें। तो आज समझेंगे यही कि किस तरह की कोशिशें इस शिक्षा के स्तर को सुधार सकती हैं, और गांव में तमाम सुविधाएं सरकारी स्कूलों में मिलने के बावजूद भी बच्चे वहां जाने को तैयार क्यों नहीं है, और अटेंडेंस रजिस्टर में अध्यापकों की उपस्थिति के बाद वो स्कूल में अनुपस्थित क्यों हैं। बारीक से, माइन्यूटली, पॉइंट वाइज आज हर बात की पड़ताल होगी। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आज का ये शो मेरे लिए मत देखिएगा, अपने लिए भी मत देखिएगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए जरूर देखिएगा। और आप गांव में रहते हैं और आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो फिर आज का शो तो मस्ट वॉच है। तो फिर मेरे शो की रवायत है कि शो की शुरुआत एक डिटेल पैकेज के साथ करता हूं, एक रिपोर्ट के साथ करता हूं, और फिर अति विशिष्ट मेहमानों का बेहद खास पैनल मेरे साथ चर्चा में जुड़ता है, जो आपको बताता है, समझाता है कि किस तरीके से इस विषय को हम सागर्भित होके बहुत गहराई के साथ समझ सकते हैं। तो चलिए बिना समय को जाए किए शुरुआत करते हैं सच के साथ की, और आज का ये शो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। नए भारत की तस्वीर गांव के रंगों के बिना अधूरी है। गांव की पगडंडियों को जब तक शहर के विकास की सड़कों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक बदलते हुए भारत की तस्वीर पूरी नहीं हो पाएगी। हालांकि इसके लिए हर स्तर पर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। ये सच है कि गांव में सड़कें बनी हैं, बिजली भी आई है, नलों में पानी भी दिखाई देता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शहर और गांव के बीच की खाई कम नहीं हो पाई है। आज भी गांव के सक्षम परिवार तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे गांव में मौजूद विद्यालय तक ही सिमट कर रह गए हैं। अब ऐसे में गांव के बच्चे क्या देश के निर्माण में जिस स्तर के प्रशासक और वैज्ञानिक चाहिए बन पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। देश के सर्व शिक्षा अभियान का परिणाम कागजों के साथ जमीन पर भी उतना ही सुखद दिखाई दे, ये आज भी बड़ी चुनौती है। वो कौन सी वजह है कि मुफ्त में यूनिफॉर्म, किताबें, खाना देने के बावजूद भी गांव के स्कूलों में दी जा रही शिक्षा शहरों के प्राइवेट स्कूलों की तुलना में पीछे दिखाई देती है? आखिर क्यों अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा की रेस में शहरों के प्राइवेट स्कूलों से गांव के विद्यालय पिछड़ते जा रहे हैं? ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा पर आई असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि 14 से 18 साल के करीब 1/4 ग्रामीण छात्र अपनी स्थानीय भाषा में दूसरी कक्षा के पाठ को भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। इसी के साथ इसी आयु वर्ग के छात्र अंग्रेजी के वाक्य भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि 14 साल के 96.1% बच्चों ने स्कूल में दाखिला लिया,
लेकिन जैसे ही इनकी उम्र बढ़ी यानी 16 साल के जब ये हुए तो ये आंकड़ा 89.1% पर रह गया। 18 साल तक पहुंचने पर यह आंकड़ा और भी कम हो गया यानी 67.4% पर यह आंकड़ा सिमट गया। असर की रिपोर्ट और उसके आंकड़े चिंता तो पैदा करते हैं, लेकिन यही रिपोर्ट ये भी बताती है कि सरकार की सभी को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत चलाई गई तमाम योजनाओं ने स्थिति को संभाला हुआ है। कई आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि गांव के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। कहीं कहीं पर स्कूल के रजिस्टर में अध्यापकों की उपस्थिति तो पूरी है, लेकिन स्कूल में वो नजर नहीं आते। तो आज सच के साथ के इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम कोशिशों के बावजूद शिक्षा के फलक पर ग्रामीण इलाकों की शिक्षा का स्तर संतोषजनक क्यों नहीं है। साथ ही ये भी जानने का प्रयास होगा कि क्या वजह है कि सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीरता, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के बावजूद ग्रामीण इलाकों की शिक्षा व्यवस्था अप टू मार्क नहीं हो पा रही है। आज ये भी जानेंगे कि वो कौन से उपाय किए जाने चाहिए जिसके बाद गांव और शहरों के बीच शिक्षा की इस दूरी को कम किया जा सकता है। तो इस डिटेल रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करी कि कितनी बड़ी खाई है गांव के सरकारी स्कूलों में और शहरों के प्राइवेट स्कूलों में। कंपैरेटिवली गांव के सरकारी स्कूल और गांव के प्राइवेट स्कूल में भी एक बड़ा अंतर है। इसकी वजह क्या है? इस रिपोर्ट के जरिए कई बातें आपके सामने आई, लेकिन अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे, तारुफ में एक एक करके आपका कराता हूं। मेरे साथ रीता सिंह जुड़ रही हैं, डायरेक्टर हैं आईपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की। मैम स्वागत आपका। और शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम आप करती हैं और जनरली समाज के हर तबके से जुड़ने का प्रयास भी रहता है। विकास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक अभिभावक हैं जो गांव के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इनसे समझेंगे कि किस तरह की दिक्कतें इनको और इनके बच्चों को आती हैं। मेरे साथ हरिंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर है जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में। सर स्वागत आपका। और कई महत्वपूर्ण शोध सर ने किए हैं इसी विषय पे और जानकारियां बहुत शानदार हैं सर के पास, वो जानकारियां आज हम लेंगे। और पंडित प्रेम बरेली साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ और आप कवि भी हैं, तो अपनी पत्रकारिता और काव्य के माध्यम से इस विषय पे रोशनी डालते रहे। रीता जी सबसे नजदीक आप ही मेरे बैठी हैं, तो आप ही से शुरुआत करता हूँ। मैम ऐसा कौन सा जादू आप चलाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कि गाँव के सरकारी विद्यालय पीछे छूट जाते हैं? वो मैजिक टिप मैम गाँव के स्कूलों को भी दे दीजिए। जादू तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत गलत तरीके से मैं एक्सप्रेस करूंगी, जिसको शायद एक्सेप्ट भी नहीं लोग करते हैं। कहते हैं कि कस्टमर और एक बिजनेस की तरह लोग स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन मैं उसका एक अच्छा पहलू निकालने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हमारी जवाबदेही होती है, क्योंकि हम इसको जैसे कहा जाता है कि बिजनेस के तौर पे चलाते हैं, तो हम ये समझ के चलाते हैं कि जो भी बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के आए, वो बच्चा ही हमारा प्रोडक्ट है, वो बच्चा ही हमारा बिजनेस है, वो स्कूल और कॉलेज ही हमारा बिजनेस है। तो उस पर जो हमने प्रोमिस किए, जो हमने वादे दिए पेरेंट को या वादे दिए माता पिता को या बच्चे को, और जो हमने सोचा कि इस बच्चे में डालेंगे सिखाएंगे, वो पूरा उभर के आता है। ये हम सोच के उसको अपना एकदम सीरियस बिजनेस बना लेते हैं। इस वजह से जो हमारा इतना भी कहना कि बच्चों से जुड़ना कैसे है, बच्चों को एक माँ का प्यार भी स्कूल में कैसे देना है, इन सब की भी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स हम अपने टीचर्स को कराते हैं। हम एक भी कोई भी पहलू को अनदेखा या नेग्लेक्ट करते हुए नहीं रखते हैं। लेकिन मैम बेस में क्या है इसके? मोटा पैसा, मोटी फीस, अच्छी फीस जो हर महीने पेरेंट्स देते हैं, ये ना हो तो फिर क्या आप किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे पाएंगी? सर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें, अगर आपका स्कूल एसी में अपने बच्चे को डालना चाहते हैं तो एसी का पैसा दीजिए। लेकिन जो ये टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी होती है, जो एक्सचेंज इन क्लासरूम्स होता है, उसके लिए ना तो आपको पैसा चाहिए ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक अच्छा टीचर जो अच्छी पढ़ाई पढ़ के आया है, उसकी सैलरी जरूर अच्छी होनी चाहिए। जिस दिन हम अच्छी सैलरी अपने टीचर्स को देने लग जाएंगे, अपने आप ही आपका उनका सिर्फ मोटिवेशन लेवल की ही नहीं बात करेंगे, वो अच्छे स्कूलों से पढ़ लिख के वो एक इंसान पढ़ा लिखा सामने आएगा और आगे के बच्चों को उभार के ऊपर लेके जाएगा। तो डेफिनेटली तो मैम उसके लिए अच्छी फीस देनी पड़ेगी ना। तो एक फीस बड़ा पैरामीटर है, अच्छी शिक्षा पाने का जो मापक है जिसे हम माप सकते हैं, वो एक अच्छी फीस है, ये मैं समझूं मैम?
एक पॉइंट आप मान सकते हैं, माना वही जिसके एक पास वो अकेले अच्छी नहीं। फीस नहीं है तो रीता जी जैसी अध्यापिका या टीचर्स उनकी डायरेक्शन उसको नहीं मिल पाएगी। नहीं, सरकार देंगे, सरकार स्कूल इतने अच्छे बने हुए हैं, उनकी सैलरी सरकारी टीचरों की बहुत अच्छी सैलरी है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर चाहें तो जितनी फंडिंग है, जितना एलोकेशन ऑफ फंड होता है, उसमें अगर सरकार चाहे लगाना पैसा तो सरकारी स्कूल क्यों नहीं आ सकते, जहाँ चाह वहाँ रहा। हमारे साथ हरिंद्र जी भी हैं। हरिंद्र जी, रीता जी कह रही हैं देखिए जहाँ चाह वहाँ रहा। सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ सशक्त बनाने के लिए तमाम प्रयास होते हैं। मैंने कई स्कूल्स देखे भी हैं, भाई आपको फीस भी नहीं देनी है, आपको खाना भी मिल रहा है, आपको यूनिफॉर्म भी मिल रही है, आपको किताबें भी मिल रही हैं, मिड डे मील के नाम हर दिन मेन्यू भी बदल रहा है, फिर भी सर गांव के बच्चे उन स्कूलों में जाने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि जो शिक्षा है वो उनको मिल नहीं पाती और जो जाते हैं वो दिन जाया करके आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट फिलहाल गांव के स्कूलों को लेके है। सर असल वजह क्या है? देखिए, सरकारी स्कूलों में जो है सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर जाता है। तमाम तरह की परीक्षाएं देने के बाद जी वो सेलेक्ट होता है। आप अगर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की क्वालिफिकेशन और उसके सरकारी स्कूल के टीचर की क्वालिफिकेशन की देखेंगे तो सबसे क्वालिफाइड टीचर जो है वो सरकारी स्कूल में जाता है। लेकिन वहाँ फेल क्यों होता है? फेल होने का कारण है जो व्यवस्था है। आप स्कूल में एक टीचर तो भेज दिया आपने, लेकिन वहाँ जो और सुविधाएं हैं बच्चे के लिए, शिक्षा का वातावरण जी और उसका आस पड़ोस, वो आप किसी भी तरह से उसको मेंटेन नहीं करते। टीचर्स को आपने भेज तो दिया, लेकिन उसको टीचिंग से ज़्यादा, शिक्षा से ज़्यादा अन्य कामों में लगा दिया। आप उसको सारी जनगणनाएं होंगी तो स्कूल का टीचर बस्ता लेके दौड़ेगा। कहीं भैंस की गणना होनी है तो टीचर को लगा देंगे। सर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी करते हैं सर। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स 24 घंटे एक टांग पे खड़े होकर ड्यूटी निभाते हैं सर। वो घर जाने के बाद हाँ। भी लगातार मैसेजेस, लगातार अपडेट्स, लगातार ऐप पे बच्चे को बताना समझाना। तो जिम्मेदारियां बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम जिम्मेदारी निभाना छोड़ देंगे जो मौलिक जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, सर जस्टिफाइड है क्या? नहीं, यही फर्क है। वो जो प्राइवेट स्कूल का टीचर है वो सिर्फ टीचिंग से ही लगा हुआ है, उस बच्चे के साथ, उसके व्यवहार के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ, उसके काम में लगा हुआ है, टीचिंग के काम में लगा हुआ है। उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है वो घर पे पूछ रहा है, ऐप के द्वारा पूछ रहा है। लेकिन सरकारी स्कूल का टीचर क्या है, आपने भेज दिया कहाँ, किसी उस मोहल्ले में चले जाओ, आपने उसको टीचिंग के बजाय दूसरे काम में लगाया है। अगर आपने कहा होता है कि वो आप अपने बच्चे जो हैं आपके, उन पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको समझाइए, उनसे बच्चे को ऐप के माध्यम से भी जो उसकी समस्याएं हैं उसको सुनिए, तो वो ज़रूर वहाँ ध्यान देता। लेकिन ध्यान तो उसका आपने लगा दिया कहाँ, आपने लगा दिया कि आप इलेक्शन ड्यूटी है, आपने भेज दिया उसको इलेक्शन में, बस्ता पकड़ा दिया, भेज दिया। तो इलेक्शन ड्यूटी में जाने से उसका टीचिंग से क्या रिलेशन है? ठीक है सर, आपके पास आऊंगा। पंडित प्रेम बरेली साहब पत्रकार है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम सर, असल में हम विकास की परिभाषा जब समझते हैं, समझाते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं देखिए भाई गांव में तो सड़कें जाने लगी हैं, पानी आ रहा है हर नल से, खंबे पे बिजली दिखाई दे रही है, लेकिन वो बिजली की रोशनी शिक्षा के रूप में नजर नहीं आती। वो पानी की कलकल बच्चों के शिक्षा के माध्यम से सुनाई नहीं देती। और सड़कें जो दूरी नाप रही हैं शिक्षा के हिसाब से, तो दूरियां बहुत ज्यादा हैं शहर और गाँव के हिसाब से। सर कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये शिक्षा में भी इतनी बड़ी दूरी है, और क्या ये वाकई विकास हो रहा है? सबसे पहले तो मैं एक दोहे के माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा। वो ये है कि शिक्षा हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार, लोभी लोगों ने इसे बना दिया व्यापार। ये एक बड़ी समस्या है कि शहरों में जो शिक्षा का और गांव में शिक्षा का जो अंतर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तो लोगों की नज़र में ये है कि हम एक दिमाग में ये बैठ गया है सभी के कि एक उच्च स्तर शिक्षा का, और ऐसा स्तर जिसमें बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी में चला जाए, किसी अच्छे स्तर पे पहुंच जाए, और उसके लिए ये मान लिया गया है कि शहरों में शिक्षा अच्छी है। ऐसा नहीं है, हम सब गांव से निकले हुए हैं, लेकिन शिक्षा जो अब दी जा रही है और पहले दी जा रही थी, पहले गुरु शिष्य परंपरा जैसे होती थी, अभी अध्यापक और बच्चों के बीच में एक टीचर और स्टूडेंट वाली रिलेशनशिप जो आई है, जिसे हम अंग्रेजी में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज टीचर और अध्यापक या गुरु में बहुत अंतर आ गया है। तो वो एक अंतर है, इस पे ध्यान ज़्यादा जाता है कि हमारी शिक्षा किस स्कूल में चल रही है। प्राइवेट स्कूल में चल रही है तो कितने अच्छे, कितने हाई क्लास स्कूल में चल तो रही है। सर वहाँ अच्छी शिक्षा मिल रही है ना, बच्चे हाँ। जाते हैं, सिर्फ मिड डे मील का खाना खाने नहीं जाते हैं,
दिन को जाया करने नहीं जाते हैं। बिल्कुल। वहां जाते हैं, उसके बदले में फीस चाहे जो जा रही है वो एक अलग मसला है। हाँ। लेकिन वहां जाते हैं तो उनका एक सेट फॉर्मेट होता है, पाठ्यक्रम होता है, टीचर्स होती हैं, टीचर्स उतनी ही कंसर्न होती हैं। अब चाहे वो रिश्ता सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर का है, बिल्कुल वो सर्विस दे रहे हैं, कंज्यूमर यानी छात्र या उनके बच्चे, उनके अभिभावक हैं, वो फीस दे रहे हैं जी। तो वो रिश्ता अलग है, वो अलग मसला हो जाएगा। वो हाँ। सामाजिक स्तर पे इस रिश्ते को हम समझेंगे, लेकिन पढ़ाई के स्तर पे सर प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाई की क्वालिटी दिखाई दे रही है ना हमको। वही वो मैं कहना compete करते दिखाई देते हैं बच्चे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसा सिंह साहब ने कहा ना कि अध्यापकों को लगा देते हैं कई तरह के कामों में, सर्वे में लगा देते हैं या चुनाव की ड्यूटी में वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह है। शिक्षा का स्तर गांव में सरकारी स्कूलों में गिरने का कारण क्या है? एक तो हमारे गांव के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया, उनकी बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं पे ध्यान नहीं दिया गया, और अध्यापकों की कमी होती जाती है। कहीं कहीं देखा जाता है कि एक ही अध्यापक है, 2 ही अध्यापक हैं और बच्चे हैं 200-400 या 50-100। दूसरा यह है कि वहाँ कोई प्रबंधन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जहाँ आती है ना, प्रबंधन की भी एक समस्या आती है, जहाँ बच्चों के लिए ये सिखाना ज़रूरी है। जैसे पहले नैतिक शिक्षा वगैरह वगैरह ऐसी शिक्षाएं होती थी, तो प्रबंधन एक ऐसी चीज़ है जो इन चीज़ों पे ध्यान देता है कि बच्चा किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से बैठ रहा है, उसे बैठने की सुविधा क्या है, उसके पढ़ाने की क्या सुविधा है, वो कितनी देर तक शोर कर रहा है या बातचीत कर रहे हैं बच्चे आपस में, घूम रहा है निकल के क्लासरूम से, कक्षा से। अध्यापकों ने कहीं ना कहीं लापरवाही तो बरती है, मैं ये मानूंगा, और कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और लेकिन बच्चों सर में मुझे एक वजह समझाइए ना, वही अध्यापक जब तक उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगती, वो प्राइवेट में पढ़ा रहा होता है तो बहुत डिसिप्लिन होकर पढ़ा रहा होता है, सारी कक्षाएं ले रहा होता है, बच्चों को संवार रहा होता है। लेकिन सरकारी विद्यालयों में जाते ही क्या वो मतलब आराम पसंद या फिर इनएक्टिवनेस और हमें काम नहीं करना, ये जो सेट फॉर्मेट है सरकार और सरकारी चीजों को लेके, क्या वो हावी हो जाता है? उस मैकेनिज्म को दुरुस्त करना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हावी होता है। और मैं समझता हूँ उन अध्यापकों के ऊपर कहीं ना कहीं, जैसे पहले जब हमारे समय में एक होता था कि हर महीने एक डिप्टी आते थे, अच्छा, और वो शिक्षा निदेशक जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आके सर्वे करते थे, और अचानक दौरे होते थे उनके, अध्यापकों की रूह कांप जाती थी कि जब भी दौरे होते थे तो घबरा जाते थे। अब मैं समझता हूँ वो व्यवस्था कितनी है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अध्यापक पहले से कहीं ना कहीं लापरवाह, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें चले गए हैं। और अध्यापकों ने एक और तरीका अपना लिया है, वो ये है कि उन्हें पता है कि उनके स्कूल में उनकी हाजिरी बस वो होनी चाहिए, बाकी गवर्नमेंट काम करा रही है, गवर्नमेंट के निर्देश आ रहे हैं, सरकार के निर्देश आ रहे हैं, उस आधार पर चलना है। बहुत सारे अध्यापक सर ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है वैसे, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की कंपैरेटिवली कम सैलरी, लेकिन पढ़ाई ज्यादा अच्छी, लेकिन वहां फीस भी ज्यादा। सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनकी मोटी मोटी तनख्वाहें, फीस भी कम, लेकिन पढ़ाई शून्य। सर ये विरोधाभास है, यानी पैसे को तो हम आधार टोटली नहीं मान पा रहे हैं, क्योंकि जहां ज्यादा पैसे टीचर्स को दिए जा रहे हैं वहां तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा। सर आऊंगा आपके पास, हमारे पास अभिभावक जी भी मौजूद हैं, हमारे साथ विकास है जो अभिभावक है ऐसे ही बच्चों के जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। विकास जी, कौन सी बड़ी वजह आपको समझ आती है जिसकी वजह से हम ये कह पा रहे हैं या समझ में आता है कि भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई उस लेवल की नहीं होती जिससे बच्चा आगे जाके कहीं कॉम्पीट कर पाए, प्रतियोगी परीक्षाओं में नाम कर पाए अपना? सर देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आजकल क्या है कि सभी के पास एक एक 2-2 बच्चे हैं। पहले वाली बात नहीं है कि 5-7 बच्चे हो गए हैं, 8-10 बच्चे हो गए, किसी ने पढ़ाई की या नहीं की। पहले के मतलब जो मम्मी पापा थे वो भी इतना ध्यान नहीं देते थे बच्चों के ऊपर। आजकल क्या है कि 1-2 बच्चे हैं, अगर वो भी कामयाब नहीं हुए तो मतलब माँ बाप को ये रहेगा कि भाई हमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया अपने बच्चों के लिए। और मैं मानता हूँ कि जैसे मैं पिता हूँ, मेरे बच्चे खुद पढ़ाई कर रहे हैं सरकारी स्कूल में सर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि भाई मेरे बच्चे के अंदर कमी है। अगर जब मैं उसको घर पे पूछता हूँ बेटे आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, क्या बात है, तो वो उसके पास एक ही जवाब होता है, पापा जी टीचर ने जो है हमारी पढ़ाई नहीं करवाई, टीचर ये काम नहीं वो करवा रहे हैं, कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। कभी कभार मौका लगता है, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है, हम जाते हैं वहाँ पे, पेरेंट उनको टीचर को बोलते भी हैं, सर क्या बात है हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, क्या बात कमी आपके अंदर है, हमारे बच्चे के अंदर क्या बात है ऐसी। तो वो भी यही बोलते हैं कि भाई अपने बच्चों को हम तो देखो ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप अपने बच्चे को बाहर ट्यूशन लगवाइएगा, अच्छा ठीक है, आप अपने बच्चे के ऊपर खुद ध्यान दीजिए। भाई हम ध्यान कहाँ से दें अपने बच्चे के ऊपर, क्योंकि हम लोग एक गरीब
परिवार से हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम खुद नहीं पढ़े लिखे तो हम अपने बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। ये जो टीचर होता है, एक गुरु होता है, और वो बच्चे उनके शिष्य होते हैं। तो एक गुरु का फर्ज ये बनता है, माता पिता से ही बढ़ के होता है गुरु। एक गुरु को ये सोचना चाहिए भाई अगर इसके माँ बाप कमज़ोर हैं, उनकी मतलब ऐसी स्थिति नहीं है जो कि वो उनको बाहर ट्यूशन पढ़ा सके अच्छे से, तो उनको खुद बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे, ठीक है। वो वहाँ पे वो चीज़ें भी नहीं है। हम कभी कभार जाके बोलते हैं स्कूल में टीचर्स को, प्रिंसिपल वगैरह को कि सर ये बच्चा कमज़ोर है, थोड़ा इनके ऊपर ध्यान दीजिए। तो वहाँ पे जाके पता लगता है सर वो वहाँ पे सिर्फ मेरा बच्चा कमज़ोर नहीं है, वहाँ पे 100 में से 80% बच्चे सभी कमज़ोर हैं। सही बात है। अभी जैसे कि मेरा लड़का एक 7th क्लास में है, लड़की है मेरी 8th क्लास में है, और एक लड़का है वो 9th क्लास में है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे 9th क्लास वाले लड़के को आज तक मतलब 10th तक टेबल नहीं आती है। क्या कारण है वो? फीस कितनी देते हैं सर हर महीने? सर हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो फीस वगैरह नहीं जाती है सर। फीस बिल्कुल नहीं जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाती सर। तो हमारी तो जाती नहीं है सर। ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर का रिश्ता, क्या जहां ज्यादा पैसे देते हैं उतनी ही कुवत से, धमक से अभिभावक टीचर्स से पूछ पाते हैं, लेकिन जहां कुछ देते ही नहीं, क्या वो अपराध बोध जैसा भी होता है? नहीं, इस पे भी चर्चा करेंगे सर। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो बात करूंगा एनुअल स्टेटस ऑफ रिपोर्ट की। जी हाँ, जो बताती है कि किस तरह की खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है गांवों का शिक्षा का स्तर, और ये स्तर लगातार कमजोर होता जा रहा है। कौन सी वजह है और कैसे इन्हें दुरुस्त किया जाए? ब्रेक के उस पर रहिएगा हमारे साथ। डीडी किसान ये अपने नए रूप में जल्द ही आने वाला है, और मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस चैनल को नियमित रूप से जैसे पहले देखते रहे हैं आगे भी देखते रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज उस सच को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं जो गांवों के विद्यालयों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, रीता जी हमारे साथ मौजूद है। तो मैम, ब्रेक के उस पार जब हम चर्चा कर रहे थे तो अभिभावक बता रहे थे कि देखिए भाई हमारी फीस तो जाती नहीं है सरकारी स्कूल में, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कितनी फीस जाती है मैम आपसे अच्छा कोई अंदाजा लगा नहीं सकता है, या मैं भी लगा सकता हूँ अंदाजा। लेकिन मैम, क्या ये एक जो जिसकी जेब से पैसा जा रहा है वो उतनी ही धमक के साथ अभिभावक होने के नाते टीचर से सवाल कर पाता है, और जहां फीस ही नहीं जा रही है क्या वो अपराध बोध भी होता है कि देखिए हम तो फीस ही नहीं दे रहे हैं तो कैसे पूछें? तो ये जो फीस का मैटर मैम, ये कितना इंपॉर्टेंट दिखाई देता है? इम्पॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि उसको उसी पैसे को लेके ही अपनी सारी चीज़ों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, बिल्डिंग में चेंजेस हैं, या फैसिलिटीज़ हैं, या TLMs हैं यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, या आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ा रहे हैं, या कुछ लोग ऑफ कोर्स इसको AC वेसी की तरफ भी ले जाते हैं। हम लोग कम से कम उसमें नहीं विश्वास करते हैं। तो इन सब के लिए ज़रूरी हो जाता है पैसा। आफ्टर ऑल अगर AC लग रहा है तो उसमें बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, वो सारी चीज़ें। मैं सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगी जिससे एक्चुअली में पढ़ाई लिखाई पे फ़र्क पड़ता है, किस लेवल ऑफ टीचिंग हो रही है। एक डेफिनेटली एक टीचर एक अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद निकल के जो हमारे पास आता है, उस टीचर को अगर हायर करना है तो आपको एक अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी। उसके लिए हमारा जरूर पैसा खर्च होता है। अच्छी सैलरी उतनी नहीं होती ना मैम जितनी डेफिनेटली सरकारी स्कूलों में मिलती है। कुछों में उससे भी ऊपर है, कुछों में नहीं है, ये सारी चीजें होती हैं। आपके कई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स की चाह होगी कि मेरी शायद अगर वो नौकरी लग जाती तो ज्यादा बेटर होता। कुछ प्राइवेट स्कूल सर उनसे भी ऊपर दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर लेवल डेफिनेटली सैलरी मैटर्स, फीस मैटर्स, एवरीथिंग मैटर्स। उसी वजह से सारे इम्पैक्ट भी आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से कह लें कि टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका इंटरनल मोटिवेशन लेवल है। इन्होंने आई थिंक विकास जी ने, किसी ने बात की या आई थिंक पत्रकार जी ने बात की कि हमारा जब एक अचानक सर्वे हो जाता था, सरप्राइज इंस्पेक्शन हो जाती थी, उसकी शायद जरूरत ना पड़े अगर हमारा व्यवस्था जो हमारे सिस्टम्स हैं, प्रॉपर एक अप्रेजल सिस्टम इन प्लेस हो, प्रॉपर एक कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट जो ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो सबमिट होती है, अगर ये सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं और टाइमली इंटरवेंशंस हैं, मतलब ये सबमिट हो रही हैं, आपके सुपरवाइजर्स को देख रहे हैं, जहां आपने कमी महसूस की टीचर की, कि आपका 1-to-1 उनके संग इंटरेक्शन हुआ, कि आपने उनको समझाया कि आपकी ये नोटिस किया गया, ये आपको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, क्या वो रिपोर्ट में लिखित आया, क्या वो कहीं सबमिट हुआ, क्या उसकी बेसिस पे क्या हमारी
इंसेंटिव बेस्ड सैलरी है, क्या परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी है। कई चीज़ों को हम इनोवेशन के थ्रू अगर सरकार के ब्यूरोक्रेट्स जो है इस सिस्टम में, क्या वो बैठें और अगर एक्चुअली डिवाइस करने की कोशिश करें, तो जैसे हमारे चेन ऑफ स्कूल्स है, हमारा हेड ऑफिस होता है जिसमें हम प्रॉपर एक असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर लेते हैं जो सिर्फ इनोवेशंस और इनोवेशंस इन टीचिंग पे काम करते हैं। क्या इतना बड़ा ख्याल मैंने देखा है, बहुत सारे सरकारी लोग फिनलैंड घूम के आए, बहुत सारे अलग अलग शहरों में घूम के आए, अपनी वहाँ की स्टडी को उन्होंने आया और उन्होंने बोला कि हम अपने स्टेट में लगाएंगे। तो वो स्टेट में आके हमारी पॉलिसीज़ में कहाँ कन्वर्ट हुआ, कहाँ पे वो एक्चुअली उसको उसकी समझ हमारे अपने पर्सपेक्टिव, अपने खुद के देश में आके, अपने खुद के राज्य में आके उसको कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया। बहुत कुछ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हम वहाँ से सीख के ला सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव में, अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने। मैम जितने भी बातें आपने मोटिवेशन को लेके बताई वो पैसे पे ही आधारित है। मैं नहीं कहूँगी पूरी नहीं, पर काफी अच्छी सैलरी मिले तो पैसा, मोटिवेशन मिले तो पैसा। तो मैम पैसा ही सारी चीज है ना। एक गुरु को अपने शिष्य को लेके जो अटैचमेंट होनी चाहिए थी, मुझे अच्छे से याद है मैम, जब मैं पढ़ा करता था तो मेरी इंग्लिश वाली मैम को मुझसे इतनी अटैचमेंट थी कि मेरा रिजल्ट जब वो आया तो वो आंसू से रो रही थी, मतलब खराब नंबर की वजह से नहीं, अच्छे नंबर की वजह से। तो वो जो अटैचमेंट होती है मैम, तो वो अटैचमेंट नहीं है ना। मैं फिर वही कहूंगा, सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर। सर्विस प्रोवाइडर आप यानी स्कूल, कंज्यूमर यानी हम पेरेंट्स यानी छात्र। तो मैम ये रिश्ता बड़ा टिपिकल हो गया ना, व्यवसायीकरण हो गया है, कमर्शियलाइजेशन हो गया है इसमें। तो इसमें वो अगाध प्रेम की अनुभूति नहीं होती है। सब जगह नहीं कहेंगे, मतलब आप स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, अगर एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, यहाँ ये कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ही स्कूल में अगर 100 टीचर हैं तो हर 100 एक जैसा है क्योंकि स्कूल ऐसा है, ऐसा कोई दो राय नहीं है। मैं अभी हमने एक हमारे सेटअप ने 20वां साल एक स्कूल ने पूरा किया, उसके लिए हम लोग ने 20 एजुकेटर्स को अवार्ड दिया था। हमने एक आरती जी हैं जो एक दिल्ली गवर्नमेंट की टीजीटी की इंग्लिश टीचर हैं, उनको हमने बुलाया। वो उस गवर्नमेंट स्कूल में रह के भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और अगर मैं बोलूँ मेरे अंदर अगर हमारे स्कूलों में 100-200 टीचर सारे वैसा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं नहीं कह सकती हर प्राइवेट टीचर ऐसा है, बहुत लगाव है। बल्कि आपने बहुत अच्छी बात निकाली और बोला कि ये लगाव जो एक ऐसी चीज़ है, सर ने भी गुरु शिष्य परंपरा की बात की, यही एक चीज़ है। हमें एकदम क्लीशेड पुराने ज़माने गुरु शिष्या में नहीं जाना है, लेकिन जो प्रेमा भाव था, वो जो अपने पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये बच्चा मेरे हाथ में आया है। आप देखेंगे हमारे स्कूलों में मैक्सिमम पीटीएम, मैक्सिमम जो टीचर्स मीट होती है उसमें यही समझाने की कोशिश होती है कि आपके सामने बेशक वो 30 बच्चा है उस क्लास में, पर वो सामने जो 30 बच्चे हैं उसमें हर बच्चा एक अपने माँ बाप के लिए खास उसका अपना है, उसका जान है, जहान है। असर की रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण विद्यालयों में 14 से 18 साल के 1/4 बच्चे अपनी स्थानीय भाषा में, मैं कोट एंड कोट कर रहा हूं, अपनी स्थानीय भाषा में क्लास 2 का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। बड़ी शर्मनाक आंकड़े हैं सर, ये तो बहुत शर्मनाक। देखो, ये जो शिक्षा का संबंध है, ये स्टेट सब्जेक्ट जब है, आप ये देखेंगे कि 2 तरह के स्कूल हैं। एक प्रतिभा जवाहर नवोदय विद्यालय भी हैं, सेंट्रल स्कूल भी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको देखती है, और दूसरे जो हैं जो स्टेट से गवर्न स्कूल हैं, सरकारी स्कूल। तो स्टेट गवर्न जितने भी सरकारी स्कूल हैं, वहाँ शिक्षा के स्तर में बहुत गिरावट आई है। और गिरावट केवल शिक्षा के स्तर में नहीं आई, हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। उसका सारा प्रभाव हमें हमारे शिक्षा व्यवस्था पर दिखाई देता है। हम टीचर तो बहुत आदर्श आदमी चाहते हैं, है ना। टीचर्स को चाहते हैं कि उसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए। और जब समाज में टीचर जा रहा होगा तो कहते हैं मास्टर है बेचारा। एक टीचर को अगर आप मास्टर बेचारा कहेंगे, शिक्षक को एक मास्टर बेचारा कहेंगे, तो सारी व्यवस्था जो है वो वहीं से समाज के दुगलेपन की व्यवस्था का भी पता लग जाता है। तो कौन कहता है ऐसा? यही है, आप देख लीजिए, किसी भी समाज में चले जाइए आप, शिक्षक को, प्राइमरी शिक्षक को, टीचर्स को, कि कोई वो देखना तो आदर्श रूप देखते हैं उसका, लेकिन जब उसके साथ व्यवहार करना होगा तो उसके साथ व्यवहार टीचर है, मतलब टीचर है जैसे फटीचर है। ये स्थिति जो समाज में। दूसरा, जब शिक्षा का व्यवसायीकरण और व्यावसायिक शिक्षा 2 अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण करते हुए हम चाहते हैं कि शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ दिया जाए, लेकिन वो रोजगार से जुड़ी हुई शिक्षा की बात हम जब करते हैं वो एक चीज़ है। और शिक्षा का जब हम नैतिक और चारित्रिक व्यक्तित्व विकास
सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई शिक्षा की बात करते हैं तो वो बिल्कुल दूसरी तरह की शिक्षा है। ठीक है। यहाँ हम क्लैश कर जाते हैं कि व्यवसायीकरण शिक्षा का हो या रोजगार संबंध से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाए। ये जो रोजगार से जुड़ी हुई शिक्षा है इस पर जोर देना चाहिए था, जबकि हमने जोर दे दिया शिक्षा के व्यवसायीकरण पर, है ना। तो जब ये दो अलग अलग धाराओं में उल्टी दिशा में चलेंगी तो कोई भी शिक्षा नीति सरकार की जो प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक शिक्षा का जो है वो टिक नहीं सकती, वो इसी तरह से डामाडोल होती रहेगी जिस तरह से आज उसकी स्थिति है। आप शिक्षा पर हम खर्च सरकार का, जब हम ये कहते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का हम कितना % करते हैं, हमारी सरकार लगभग 3%, वो भी पूरा नहीं होता, 3% भी खर्च नहीं कर पाती हमारी सरकार। जो सकल घरेलू उत्पाद का GDP का जो व्यवसाय वो होना चाहिए था शिक्षा पर खर्च, वो जितना 3% है, जबकि अच्छे देशों में जो अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ 5% से ऊपर है। हमारे यहाँ 3% दिया गया, 3% में भी 2% और 2.5% के बीच में हम उस पर खर्च कर पाते हैं। ये खर्च करने के जो तरीके हैं इस पर जो एक तरह से खर्च तो किया ही जा रहा है ना, विकास अभी खर्च कर रहे हैं। देखिए स्कूल की शानदार बिल्डिंग है, वातानुकूलित कक्ष हैं, सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, खर्च तो हो रहा है। अब वो कुछ जगह पे हो रहा है। हाँ। आप यहाँ देखेंगे नहीं तो क्लास में एसी लगा के आपको लगता है शिक्षा अच्छी मिल जाती है? शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी। हम यही कहते हैं कि टीचर को अच्छा होना चाहिए, और टीचर तभी अच्छा होगा जब उसको टीचिंग से ही जोड़ा जाए। सर टीचर कैसे अच्छा होगा? टीचर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसे उत्तीर्ण करके आ रहा है, क्वालिफाइड है, तभी आपने उसे अपॉइंट किया है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। और वो क्या देगा सर? अग्नि परीक्षा देना बाकी रहेगा ये बस कि मैं अच्छा हूं करके? नहीं, अच्छा वो तो हमेशा अच्छा है। उसको काम अच्छे टीचिंग से जुड़े हुए काम दिए जाए ना। समझ गया सर मैं आपकी बात। प्रेम जी भी मेरे साथ है। प्रेम सर, सर्व शिक्षा अभियान के आंकड़े बताते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, और धरातल पे कुछ और है। तस्वीर तो यही दिखाई देती है, और असर की रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो उसके हिसाब से तो सर्व शिक्षा अभियान तो कहीं टिकता नहीं है सर। देखिए, आंकड़ों की अगर आप बात करेंगे तो ये जो कुछ होता है ना, कहते हैं ना कि हरा हरा दिखना, वो हरा हरा दिखना और दिखाना ये अलग बात है, ज़मीनी हकीकत अलग बात है। मैं ये मानता हूँ कि अगर शिक्षा को हम बुनियादी अधिकार मानते हैं तो शिक्षा में सुधार की तो ज़रूरत पहले भी थी और आज और ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे जैसे शहर डेवलप हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल डेवलप हो रहे हैं और उनकी सुविधाएं, उनकी फीस तो बढ़ती जा रही, वो अलग मैटर है, दूसरा विषय है, लेकिन उनकी सुविधाएं जो हो रही हैं, सरकारी स्कूलों का स्तर जो ख़राब होता जा रहा है, मैं समझता हूँ दोनों चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। एक तो शिक्षा का स्तर, समान शिक्षा अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा यह है कि पढ़ाने का और पढ़ने का नज़रिया, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। अच्छा। और दोनों एक जैसे कैसे होंगे? इनको जिम्मेदारी के साथ अध्यापक को ये लगना चाहिए कि मुझे जो विषय पढ़ाने के लिए भेजा गया है, उन बच्चों को बाहरी शिक्षा लेना यानी ट्यूशन या अध्यापकों पे डाल देना, जैसा कि विकास जी ने कहा कि अध्यापक ये कह देते हैं कि आप पढ़ाइए या ट्यूशन पढ़ाइए, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और आप देख रहे हैं कोचिंग सेंटर बिल्कुल कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हैं, हर शहर हर गांव में कई कई कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, छोटे बड़े। और बच्चों को ये समझ में आता है कि स्कूल में जो पढ़ाया ठीक है, लेकिन हमें ट्यूशन बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम पास नहीं हो पाएंगे, इसके बगैर हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये ज़रूरी है। और अध्यापकों को ने इस पे कहीं ना कहीं बच्चों पे दबाव डाला, अभिभावकों पे दबाव डाला, और अभिभावकों को भी लगने लगा है कि एक ऐसा कोई अध्यापक मिल जाए जो घर में 1-2 घंटे या अपने यहाँ बुलाकर कोई कोचिंग सेंटर में वहाँ 1-2 घंटे शिक्षा दे सके, ताकि बच्चा अच्छी तरह से पढ़ सके। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इन सब चीज़ों पे हमें सोचने की ज़रूरत है और बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमने कक्षा 1 से लेके और इंटर तक जो बुनियादी शिक्षा में आते हैं, कहीं ना कहीं इसको इतना कमज़ोर कर रखा है कि आगे बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती बच्चों के। प्रेम सर, एक मोटा मोटा जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। एक वो बच्चा जो गांव के स्कूलों में पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा, एक वो बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, क्या दोनों बच्चों में जब वो दोनों ही बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर होंगे
हाँ। तो क्या वो गांव का बच्चा कॉम्पीट कर पाएगा? क्यों पहले नहीं तो कर ये सोच पाएगा? पाना ही बहुत बड़ी बात होगी कि मैं उसमें चला जाऊं, लेकिन वो चला भी गया, तो क्या वो कंपटीशन लेवल आप एक साथ देख पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पाएगा? पहले नहीं होता था क्या? हमने तो कभी कोई कंपटीशन नहीं हारा, कोई परीक्षा नहीं सर 14 से किसी 18 तरह। साल के बच्चा जब स्थानीय भाषा में कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पा रहा, तो फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वही में मैं कैसे कह रहा हूं, जाएगा? और वही- यही असर की रिपोर्ट ये बताती है सर कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सरकारी स्कूलों में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं सर, 14 साल पर दाखिले का जो आंकड़ा था वो 96.17% था। ये असर की रिपोर्ट को कोट कर रहा जी, हूं। जी। और यही जब 18 साल पे जाता है तो महज 67% रह जाता है सर। 96 to 67%, 14 साल 18 साल, ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो बहुत जाता है बड़ा सर आंकड़ा जब है। लोग नहीं जाते। जी। तो फिर आप किस कंपटीशन एग्जाम्स की बात कर रहे मैं हैं सर? वही कह रहा हूँ आपसे, मैंने शुरू में ही कहा कि शिक्षा का स्तर जो गांव में गिरा है उसकी वजह क्या है? एक तो निजी स्कूलों का बहुत हाई फाई स्तर पे निकलना या उनकी शिक्षा का बेहतर होते जाना, दूसरा निजी सरकारी स्कूलों के स्तर में प्रबंधन की, जो मैंने पहली बार कहा था, प्रबंधन की स्थिति, और दूसरा लेकिन प्रेम से अध्यापकों। प्राइवेट स्कूल ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप अपनी स्कूल की हाँ, शिक्षा वही- खराब कर दीजिए। वही मैं भाई कह वो रहा हूँ। बेटर है, आप कम्पीट करिए उनसे। वही मैं आप कह रहा हूँ। हाईली पेड स्टाफ को रख रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो आप कम्पीट नहीं कर पा रहे उनसे, तो ये आपके मैकेनिज्म में झोल है। वही मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं प्रबंधन के साथ साथ अध्यापकों की भी कमी है। अध्यापकों ने बच्चों के साथ जो रिश्ता जोड़ना चाहिए वो रिश्ता कहीं रखा नहीं है। और अभिभावकों को भी चाहिए कि वह स्कूलों में जाके, अगर अब देखिए पहले क्या होता था, अध्यापक स्कूल से उठ के या स्कूल की शिकायत लेके अभिभावकों तक जाते थे, माता पिता तक जाते थे कि आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है ना, इसको घर में जो है थोड़ा सा अध्ययन कराइए, नहीं तो इसको डांट डपट के ठीक कीजिए। अब अध्यापकों को जाना पड़ेगा मुझे लगता है स्कूलों तक कि आप हमारे बच्चे को पढ़ा क्या रहे हैं और क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चा कमज़ोर है तो आप बताइए, और अगर उसको सर, आप देखिए, पढ़ा रहे पहले हैं। की तुलना करेंगे तो जी। बहुत चीजें अलग हो जाती। पहले जी। तो अभिभावक ये भी कहता था, रीता जी इत्तेफाक रखेंगी कि देखिए भाई, मार दीजिए, पीट दीजिए, हाँ, कूट दीजिए, ये बिल्कुल हमारे सही कहा। बेटे को दुरुस्त कर दीजिए या बेटी को दुरुस्त कर ये दीजिए। बिल्कुल सही आप कहा आप आपने। हाथ लगा के दिखा दीजिए जरा। यही- अगर आप हाथ लगा के ना, पूरा स्कूल अभिभावक सर पे उठा लेगा सर। यही समस्या है। ये तो कहीं दोनों ना- तरफ से सर जी। वायसा वर्षा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। वायसा वर्षा है। अगर हाँ। टीचर उस प्रेम को नहीं समझ पा रहा है तो अभिभावक भी उस रिश्ते को नहीं समझ पा रहा है। बिल्कुल सही नहीं बात समझ है। पा रहा है। तो पहले- सिर्फ दोषारोपण कर देने से काम नहीं चलेगा नहीं, सर। ये दोषारोपण नहीं है, ये कहीं ना कहीं अध्यापकों के, जैसे मैंने कहा ना कि अभिभावकों की भी कमी है, मैंने बोला ये। देखिए पहले क्या होता था, अगर अध्यापक कहीं किसी बच्चे को पीट देता था किसी गलती पे या कमजोरी या नहीं पढ़ने पे, तो अगर वो घर में आके शिकायत भी कर दी या पता चला अभिभावकों को, तो माता पिता और मारते थे और वो कहते थे कि तूने पढ़ा क्यों नहीं। आज ये उल्टा हो गया, जैसा आपने बताया, ये सही बात है। अब अध्यापक अगर हाथ लगा दे तो अभिभावक जो है उसके ऊपर जाके चढ़ जाते हैं कि तुमने हमारे बच्चे को हाथ क्यों लगाया या मारा क्यों। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति है क्योंकि शिक्षा सर को कमजोर अभिभावक करने उस की ठसक स्थिति में है। है ना, हाँ। कि हर महीने बोरी भर का पैसे जमा कर रहा हूँ भाई, पैसे जमा कर रहा हूँ। मेरे बेटे को पीटने के नहीं, लिए लेकिन नहीं किया। सरकारी मैं फिर वही उसी बात पे आऊंगा सर। जब कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर का रिश्ता होगा तो कंज्यूमर सिर्फ सर्विस चाहता है, वो प्यार, श्रद्धा और अफेक्शन उसे नहीं चाहिए भाई, उसे सर्विस चाहिए ये बस। देखिए, ये जो अभिभावकों के और अध्यापकों के बीच में या स्कूलों के बीच में जो रिश्ता है, जो आप कह रहे हैं कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर का, यानी ग्राहक और सेवा प्रदाता का, तो ये जो रिश्ता निजी स्कूलों में तो ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो इतनी फीस नहीं है, वहाँ तो सुविधाएं और उल्टी मिलती हैं। सही बात कहीं ना है। कहीं बहुत सारी चीजें। ठीक बात है सर, लेकिन समझ कहीं गया। स्तर तो अभिभावक गया का है। दर्द अभिभावक से समझने की कोशिश विकास जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो विकास जी, अभी तो सरकारी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, लेकिन अगर मौका मिले, थोड़ा सा पैसा और आ जाए, तो पहली फुर्सत में बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं अच्छा। है। अगर पैसा 1% हमारे पास है नहीं, अगर आ भी जाता आने वाले टाइम पे, तो हम सबसे पहले कोशिश यही करेंगे, अगर हमारे बच्चे के अंदर कमी है तो टीचर को बोल के अपने बच्चे की कमी को पूरी करेंगे या उसे दूर करेंगे। या टीचर के अंदर कमी है तो हम मतलब उनके जो भी अपने प्रधानाचार्य जी हैं उनके पास शिकायत करके उनको बोल के कि सर देखिए हमारा बच्चा आपसे सर्टिफाइड नहीं है या आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कमी आ रही है, तो हमारे चाहे तो आपके अंदर कमी है तो आप अपनी कमी को सुधारिए, या हमारे बच्चे के अंदर कोई कमी है तो आप उनको सुधारिए। मैंने जहाँ तक देखा है सर स्कूलों में जाके, तो कहीं ना कहीं टीचर भी थोड़ा बच्चों से कटने लगे, एक तरफ भागने लगे कि नहीं हमारे ऊपर से ऑर्डर आया कि हमें वहाँ पे जाना है,
और वहाँ पे वो लोग चले जाते फिर सोचते कि यार 15 मिनट बची हुई, छोड़ो ना, क्या बच्चे को पढ़ाना, अपना इधर उधर स्टाफ रूम में टाइम पास करते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आप बोल रहे हो कि अगर पैसे आ गए मेरे पास में और मैं फिर प्राइवेट स्कूल में डालूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं प्राइवेट स्कूल में मुझे डालना ही होता तो मैं मेहनत मजदूरी करके कुछ भी करके अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता। पर आप ये देखिए ना, प्राइवेट स्कूल में टीचर कहाँ से आ रहे हैं? वो इतने पढ़े लिखे नहीं है जितने कि सरकारी स्कूल के टीचर जो हैं वो पढ़े लिखे, इतनी मेहनत करके यहाँ तक ऐसा पहुंचे कैसे हैं। सर? क्या बात कर दी सर आपने? अच्छा भाई, जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर वगैरह हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं? जो हमने जो देखा, हमारे क्षेत्र में जो देखा हमने, वो मेरे हिसाब से 12वीं क्लास या 10th क्लास पास करने के बाद में 5 या 8 हज़ार। सर, आप फिर उन्हीं प्राइवेट स्कूलों की बात करने लगे जो सरकारी स्कूलों से भी खराब है फिर। बिल्कुल नहीं सर, हमारे क्षेत्र, मैं अपने क्षेत्र की बातें कर रहा हूँ सर। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल हैं, मैं उनकी स्कूल की बातचीत कर रहा हूँ। मैं अपने पूरी दिल्ली की या बाहर की बातचीत नहीं कर रहा आपसे, जहाँ तक मैंने देखा है। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे टीचर आते हैं जो 5 से 8 हज़ार रुपये में या 10 हज़ार रुपये में तक की उनको सैलरी मिलती है, और उसी में उनको अपने घर का पूरे परिवार का खर्चा चलाना होता है। तो बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी देते हैं। उनके अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो पेरेंट्स वगैरह आके बोलते हैं, उनके जो टीचर्स वगैरह है, स्टाफ है, वो उनके ऊपर खुद प्रेशर डालता है, भाई अगर आप बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे तो आप ये स्कूल छोड़ के चले जाइएगा। सर, यही चीज़ सरकारी स्कूल में उल्टी है। क्यों उल्टी है? उनको पता है कि भाई हमारा कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है, हमारा यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पे वो चले जाएंगे। यहाँ पे चापलूसी नहीं की, दूसरी जगह पे चापलूसी करके वहाँ पे अपना आराम से बैठ के अपना टाइम पास करेंगे। तो जिस टीचर को सर नहीं पढ़ाना है बच्चे को, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएगा सर, ठीक है। और जहाँ तक बात रही बच्चे को पढ़ाने वाली टीचर को, जो बच्चा नहीं भी पढ़ता, वो टीचर उसको खुद बोला, बेटे आप इधर आओ, आप कमज़ोर हो, आप मेरे पास घर पे आना या 1 घंटा मुझसे एक्स्ट्रा क्लास लेना। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनकी टीचर्स, ऐसे टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। ऐसी बात नहीं, सभी टीचर एक जैसे है सर, ठीक है। पर लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारा मैनेजमेंट है वो उसके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, और उन कमियों को वो पूरी करें। वो पूरी कैसे करेंगे? शायद वो हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं या स्कूल के जो टीचर्स वगैरह हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई ये बच्चे कमज़ोर हैं तो इनके लिए अलग से, जैसे संडे वाला दिन है, जो पास में रहते हैं उनके लिए अलग से, या जो उनका स्कूल जो टाइम, तो यानी सिर्फ कागजों में पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पे कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ये बड़ी चीज है। सर, रही मेरे साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो नेशनल स्टैटिस्टिकल की रिपोर्ट में आपको बताऊंगा, जो बताती है कि गाँव और शहर में कितना बड़ा अंतर है सुविधाओं के नाम पे। रहिएगा मेरे साथ, आज की चर्चा बहुत खास है। ब्रेक के उस पर समाधान की ओर बढ़ेंगे हम और आप। आज हस्तिनापुर अपनी कोटि कोटि आंखों से स्वयं देखेगा कि उसका भविष्य जिन राजकुमारों के हाथों में जाने वाला है वो गुरुकुल से क्या सीख कर आए हैं। इसलिए ये समारोह नहीं, हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए परीक्षा का आंगन है। बंद करो, बंद करो। ये रणभूमि नहीं है गुरु भाइयों, रंगभूमि है। आज केवल वो वाण चलाए जाएं जो छाती के आर पार हो जाते हैं। दान में पाया हुआ राज्य किसी को क्षत्रिय नहीं बना सकता है। अंगराज कर्ण मनुष्य को क्षत्रिय बनाती है उसकी घाव खाने योग्य छाती और उसकी वाण चलाने योग्य भुजाएं। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज जानने की कोशिश कर रहे हैं हम शिक्षा के स्तर की, जो गांव में कुछ और है और शहर के प्राइवेट स्कूलों में कुछ और है, और बढ़ती हुई इस खाई को पाटेंगे कैसे। 2 पड़ाव हमने चर्चा के पार किए, और आखिरी पड़ाव में जाहिर सी बात है कि हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। रीता जी मेरे साथ मौजूद हैं। रीता जी, नेशनल स्टैटिस्टिकल की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि ग्रामीण भारत में सिर्फ 4% आबादी के पास कंप्यूटर है, और शहरी इलाके में यह आंकड़ा 25% का है। वहीं इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इंटरनेट गांव में मात्र 15% है और शहर में 25%। ये जो आंकड़ा है, क्या ये एक बड़ी वजह की तरफ इशारा करता है, जो अंतर हम लगातार चर्चा में उकेरने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ी वजह है शिक्षा के स्टैंडर्ड में? बिल्कुल सही बात बोली आप जो कह रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है, बहुत सही बात है कि ये एक बहुत मेन रीज़न है जो बहुत अच्छे से सामने उभर के आया कोविड के टाइम पे। जब कोविड के समय
काफ़ी सारे बड़े शहरों में जहां आपका इंटरनेट बैंडविड्थ बहुत वाइड था, बहुत सक्सेसफुल था, वहां सडनली स्कूलों ने रिमोट टीचिंग के बेसिस पे चले गए। और पोस्ट कोविड, जब कोविड निकल के आया, ये जो पूरा 2 साल हमारा जो गुजरा, उसके बाद जो हमने देखा, सर्वेज भी हुए, मैं आपकी तरह आंकड़े नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बहुत सारे सर्वेज हुए जिससे ये समझ में आया कि आफ्टर 2 इयर्स वो जो डिवाइड था वो और ज़्यादा बड़ा डिवाइड हो गया। जो अच्छे से पढ़ रहे थे वो और कंटिन्यू करते रहे पढ़ाई करना, क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो टेक्नोलॉजी थी, वो कंप्यूटर्स थे। तो ये जो आपने बात निकाली, उसकी वजह से काफ़ी पिछड़ा रह गया हमारा रूरल सेक्टर। लेकिन दुख उस समय का नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना, वी वर कॉट ऑफ गार्ड, अचानक ही आ गया। दुख अब है क्योंकि अभी भी उस पर अगर नज़र नहीं जाएगी सरकार की, अगर उसमें अगर चेंजेस लाने की कोशिश नहीं होगी, तब बुरा लगेगा कि एक चीज़, एक कोशिश हुई जो हमने आगे उस पर सीखा नहीं और उसकी तरफ हम नहीं बढ़े। तो अगर हम देखें, एक टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा लेवलर होती है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी ऐसी प्रोविज़न है जिसकी वजह से आप सिर्फ शहरों की क्यों बात करें, बहुत सारे गांव में हर जना आजकल ऐप यूज़ कर रहा है। उन ऐपों की बात कर रही हैं, ऐप्स की बात कर रही हैं, जहाँ से आप तुरंत उसको यूज़ करके आप चीज़ें खरीद रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। सो मैं ये बताने की कोशिश करूँ, जब हम ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे को एक बहुत ऊंची जगह पे ले जाएगी और हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक सहूलियत बनेगी, एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगी। और आज कोविड के बाद इतने सारे लोगों के अपने पर्सनल जर्नी में बहुत ऐसे वाक़ये हुए कि बहुत इसमें सोशल, अगर मैं बोलूँ, समाज को वापस देने का अंदर से जो जज्बा है वो बहुत जागा हुआ है। हमारे सारे प्राइवेट स्कूल कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी ऐसे स्कूलों से जुड़ें, किसी ऐसे विलेजेस से जुड़ें जहाँ वो गिव बैक कर सके। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, और अगर हमने कुछ सीखा, क्या वो सीख के हमने अपने समाज में किसी और को आगे सिखाया। तो हम अपने ग्रुप की ही स्कूलों की बात करें तो हर स्कूल 2-2, 1-1 स्कूलों से जुड़ा हुआ है, जहाँ फिजिकली पहुँच के भी बच्चे पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी अगर गांव में आ जाए, एक बार हमारे मैनेजमेंट का डिसीजन हुआ कि एक हम यूपी का गांव उठाते हैं और एक बिहार का गांव उठाते हैं, और उनके साथ हम टेक्नोलॉजी से उनसे जुड़ें, और हमारी टीचर्स बहुत विलिंग हैं कि हम अपना महीने का 5 शाम या 6 शाम हम इसको पढ़ाने में इस्तेमाल करेंगे। इवन मैम, आप ही के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कई एग्जांपल्स हैं जिसमें बच्चों को कहा जाता है कि आप उन बच्चों तक पहुंचो जो गरीब लेवल के हैं, वहां पढ़ाएं लिखाएं। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वहां पे बच्चे जाते हैं, पढ़ाते हैं, और ब्लैक होल जैसी स्टडी उन बच्चों को समझाते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये कोशिशें मैम क्या सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी तक रहती हैं कि चलिए गए वहां पे कुछ फोटो क्लिक की, छप गई, मैगजीन में आ गई, या फिर इसमें कंसिस्टेंसी की भी जरूरत है? साल में एक बार बच्चे को ले गए आप पढ़ाने, गरीब बच्चों को, चलो हो गया। इसमें कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है मैम? बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर एजुकेशन तो एक मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक दिन क्लास लेने से वो बच्चे, हम बताएं अगर हमारे जैसे इवनिंग स्कूल चलते हैं हर स्कूलों में, उन स्कूलों में से इवनिंग स्कूल के बच्चे उभर के, आई थिंक 2 साल लगा, एक बच्चा था, विकास नाम का ही था, वो निकल के हमारे मेन स्ट्रीम में उसको एब्जॉर्ब कर लिया फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि उसकी हम लोग जर्नी को ट्रैक करते हैं, कौन सा बच्चा कहाँ पहुंचा। जैसे ही कोविड में 2 साल के लिए बंद हो गया था वो स्कूल, जैसे हम वापस आए तो हमने देखा कि हम बच्चे को जिस 2 साल पहले छोड़ के गए थे वो वहीं के उसी लेवल पे है। और सारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये कई सारे हमारे इवनिंग स्कूल में बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, तो शायद आपकी बात उससे और उभर के आती है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई हो रही है फिर भी नहीं हो रही है। कंसिस्टेंसी मुझे लगता है मैम बहुत जरूरी है। सिर्फ फोटो क्लिक करा के मैगजीन में छपाने तक वो कोशिश ना हो स्कूल की, वो आगे बढ़े। ठीक है सर। और हरिन जी भी हमारे साथ मौजूद है। हरिन जी, असल में सभी को शिक्षा के अधिकार के दौरान, जो कोविड में मैम ने बताया, कोविड के दौरान ये लगा था कि अब सब कुछ थम जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और शिक्षा कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगी। जो मैंने आंकड़ा बताया इंटरनेट का, कहीं 15%, कहीं 42%, कंप्यूटर का, वो एक अलग मसला हो जाता है। लेकिन सरकार ने उस वक्त एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और सभी को शिक्षा के अधिकार के तहत जितनी योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं के तहत इस लुढ़कती हुई शिक्षा को थामने का काम उन नीतियों ने, उन योजनाओं ने भी किया है। लेकिन क्या वो आप अप टू मार्क पाते हैं? क्या उसमें और सुधार की आवश्यकता है, या फिर कुछ नई कोशिशें भी करनी होंगी? जो काम किया वो बेहतरीन था, लेकिन बेहतरीन से और सर्वोत्तम की तरफ कैसे बढ़ेंगे? नहीं, 2 चीज़ें हैं। देखो, हम ये कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं अभी 2000
या 98-97 के बाद के बच्चे और 2012 तक के, जिसको जेड जेन की सिचुएशन स्टूडेंट हम कहते हैं, जेड जेन की जनरेशन, इस जनरेशन के साथ एक प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी की। कि टेक्नोलॉजी तो इन्होंने सीख लिया, इनके हाथ में मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, टेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन जो कंटेंट जाना चाहिए था वो कंटेंट जो है वो नहीं पहुंचा है। और इसके पीछे केवल कोविड का हाथ नहीं है, इसके पीछे हमारी जो बाज़ारवादी व्यवस्था है, मान लीजिए टिकटॉक है, लोगों ने उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सारा समय बर्बाद हो रहा है उसमें। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कई इंटरनेट में क्लासेस हैं, यूट्यूब में क्लासेस हैं, बच्चे उनको पढ़ते हैं सर, और खूब पढ़ते हैं। वो मैं देख रहा हूँ, वही उसी में मैं आ रहा था कि वो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे क्लासेस जो होती हैं आभासी माध्यम से, जिसको हम कहते हैं आभासी माध्यम, वर्चुअल मीडियम से जो क्लासेस कर रहे हैं, उन बच्चों के वो बहुत कम संख्या है उनकी, अधिकांश जो हैं उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। पर सर बाजार में तो बहुत कुछ है, वो तो अब आपकी बौद्धिक क्षमता पे डिपेंड करता है, आप क्या लें क्या ना लें सर। अब ये तो बौद्धिक क्षमता यही तो बढ़ानी थी, तो यही तो सर सारी बात है। ऐसे तो बाजार में बहुत ऐसी चीजें होती हैं, क्या खानी है क्या नहीं खानी है, बौद्धिक क्षमता, ये आप ही की क्षमता तय करेगी ना सर। बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ाएं हम, इसको लेकर के कोई काम हमने पहले ऐसे किया नहीं कि कोविड के दौरान भी कर लेते कि हम बच्चों को वो कंटेंट दें जिससे वो आगे अपने काम की चीज़ या अपने रोजगार से जुड़ी हुई चीज़ें या अपने भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ों को काम करें उस पर। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आज ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपने देखा कि हम तो पढ़ाते हैं और यूनिवर्सिटी में मैं देख रहा हूँ कि क्लास में हम बच्चों को बुलाएंगे, बच्चे क्लास में नहीं आते। सर मैं क्लास में उसमें देख लूँगा, यूट्यूब पर देख लूँगा। देखो एक चीज़ है, एक लाइव क्लास और एक यूट्यूब की क्लास, दोनों में बहुत फ़र्क है। जब हम बच्चे से इंटरेक्ट सीधे करते हैं तो उसकी जिज्ञासा का लेवल भी हमें पता लगता है। इससे ये भी पता लगता है ये बच्चा जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता है, या उस समय डिस्कोर्स में कोई नई चीज़ निकल के आ जाए। लेकिन जब आप एक बैठे हैं, ऑडिटोरियम है, अब मैं क्लासरूम को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो वो मेरे पास एक खास सीमित समय है, सीमित अवसर है, सीमित सूचनाएँ ही मैं देता हूँ। लेकिन जो बच्चे की जिज्ञासा है उसको मैं उसी समय तुरंत उसका समाधान नहीं कर सकता। सर इसके पैरेलल में से ऐसे भी तो कह सकता हूं कि अगर वो यूट्यूब पे पढ़ रहा है या इंटरनेट पे पढ़ रहा है, तो एक टीचर के जरिए पढ़ाया, उसे समझ नहीं आ रहा है तो लिंक दूसरे पे चला जाएगा, दूसरे पे नहीं आएगा तीसरे पे चले जाएगा। आपके साथ तो ये बाध्यता भी है कि उसको आप ही को देखना है सर, आप ही से समझना है। यही हम फर्क कहते हैं कि जब हम एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 50 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं जी, तो एक टीचर के सामने 30 बच्चे, तीनों का IQ लेवल एक तो नहीं हो सकता। हम एक को एक उदाहरण देते हैं, वो एक से समझ गया, दूसरे को नहीं समझ आया उसको दूसरा देना होता है, तीसरे को नहीं समझ आया उसको ये एक व्यवस्था है कि या तो हम अपने स्तर तक उस बच्चे को उठाएं और नहीं आ पा रहा है तो हम उस बच्चे के स्तर तक जाएं ताकि उसको ऊपर लाएं, अपलिफ्ट कर सकें धीरे धीरे। ये जो व्यवस्था होनी चाहिए थी ये क्लासरूम में ही हो सकती है, ये ऑनलाइन और इसमें नहीं हो सकता। मेरा विषय आज ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस क्लासरूम की एजुकेशन का नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा आती है तो कई और बिंदु भी आते हैं। लेकिन प्रेम सर, क्या इन स्थितियों में देश को जिस तरह की ताकत चाहिए, मजबूती चाहिए, जो प्रशासक चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, नीति निर्धारक चाहिए, वो गांव की मिल रही शिक्षा से मिल पाएंगे क्या सर? ईमानदारी से बताइएगा। संभव तो नहीं लग रहा है जिस तरीके से चीज़ें चल रही। देखिए शिक्षा में स्कूली स्तर की तो बात हुई, लेकिन एक और स्तर है, वो स्तर ये है, अलग अलग स्तर हैं, वो ये हैं, एक तो पूंजीपति या उच्च वर्ग के बच्चों की शिक्षा है जी, एक मध्यम वर्ग और एक निम्न मध्यम वर्ग, इन दोनों की शिक्षा में भी अंतर है, और एक गरीब तबका है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनमें या तो मध्यम मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगा तो एक आध कोई पूंजीपति शहर कस्बे में, निम्न तबका ज़्यादा है, निम्न वर्ग ज़्यादा है, गरीब तबका ज़्यादा है, तो उनके बच्चों का निकल पाना तो आसान नहीं है, आप भी जानते हैं ये बात। ठीक है। देखिए उनकी शिक्षा में सुधार तो करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि कुछ भी बनने के लिए शिक्षा के साथ साथ में जीवन के संघर्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
उस संघर्ष में शिक्षा का सही अगर घालमेल कर दिए, सही मिलावट की जाए, सही तरीके से रखा जाए उसको, तो वो बच्चे ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। आपने देखा होगा सरकारी नौकरियों से लेके या बड़े बड़ी जगहों पे ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा युवा निकल के आए अब तक। अब कितने निकल पाएंगे ये उसी पे निर्भर करेगा शिक्षा। तो शिक्षा को सही अर्थों में समझने की जरूरत है। समय मेरे पास कम है। विकास जी, चलते चलते 2 ऐसे बड़े सुधार जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के स्कूल में हो जाएं जिससे उनकी जिंदगी संवर जाए, सर 2 ऐसे बड़े सुझाव या सुधार आप जो आज बताना चाहें नेशनल टीवी पे। जी बिल्कुल सर। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को टाइम दें या नहीं दें, बच्चा किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी है हमसे ज़्यादा टीचर को पता होता है, क्योंकि वो उनके शिष्य होते हैं, वो गुरु होते हैं, सॉरी, ठीक है। और उनको पता है कि ये हमारा बच्चा किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। उनके परिवार वाले इसको मतलब घर पे जाने के बाद पढ़ाई करवाते हैं या कॉपी चेक करते हैं या नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे टीचर आज के टाइम पे ऐसे होने चाहिए, अगर उनके माँ बाप या फैमिली वाला कोई भी अगर बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देता है तो वो कम से कम इतने कंफर्टेबल रहे कि हाँ भाई हमारा बच्चा पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगा आज के टाइम पे। दूसरी बात, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे एक माँ होती है घर पे, जैसे सर पीछे बातचीत कर रहे थे माँ को लेके, कि मुझे पता है कि मैं अपना घर से बाहर आ गया, मैं शाम को जैसे ही घर पे वापस जाऊँगा अपनी नौकरी करके, तो मेरी माँ मेरे घर का सारा काम करके रेडी रखेगी, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे चिंता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे उसकी माँ का हाथ है। ठीक है सर। तो यही चीज़ हम स्कूल की तरफ से चाहते हैं, सभी शिक्षकों की तरफ से चाहते हैं। अगर हम मिडिल क्लास लोग, गरीब आदमी है, बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या जो भी कुछ हमारे अंदर कमियां हैं, ठीक है सर, तो कम से कम टीचर उनको इस तरीके से पढ़ाई लिखाए जो कि हमारा बच्चा आने वाले टाइम पे कामयाब हो जाए। जैसे आप 2 मिनट पहले कह रहे थे कि भाई हमारा देश को इस तरीके से निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है, ऐसे बच्चे पढ़ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो सर देखा, अगर ये चीज़ अगर देखी जाए तो जिस हिसाब से आज का पढ़ाई चल रही है सरकारी स्कूलों में, तो सर मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बच्चे कामयाब बिल्कुल नहीं हो सकते सर। ठीक है सर, फिर इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत बदल रहा है और बदलते हुए भारत की नई तस्वीर बहुत खूबसूरत हो रही है, और इस बदलते हुए भारत में कुछ हम उम्मीदें कर सकते हैं आने वाले समय में। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, थैंक यू सो मच। तो फिर शिक्षा को नजदीक से समझने की कोशिश की, गाँव के हालात को समझने का प्रयास किया, और इन प्रयासों को समझने और समझाने का मकसद सिर्फ इस प्रोग्राम की 4 दीवारी में बांधना नहीं है। कोशिश तब सफल होगी जब आप सही मायनों में समझेंगे, और जब ये बात सही मायनों में हम समझ पाएंगे तभी हम कह पाएंगे कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुलाकात सच के साथ के अगले अंक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, वोट जरूर दीजिएगा। नमस्कार। वो कोई साधारण राक्षस नहीं है, वो वानर साम्राज्य का अंत करने के लिए आए हैं। मैंने तो सुना था कि आप दोनों भूत हो, पर भूतों वाले लक्षण तो दिखाई नहीं देते। अरे हम राक्षस हैं, राक्षस। अंजनी, अंजनी। क्या हुआ स्वामी? मुझे महादेव शिव के दर्शन हुए। तो उन्होंने कुछ निर्देश दिया क्या? हाँ देवी, उन्होंने हनुमान की शिक्षा का निर्देश दिया। देखिए संकट मोचन हनुमान, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अजी हमने तो कोई भी मजाक नहीं किया है। मजाक नहीं किया? तो फिर तुम सिंह को डरा क्यों नहीं थी? हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन ऐसी बीमारियों का इलाज करना हमें बहुत अच्छे से आता है। मेरे घर वाले ऐसे क्यों करेंगे भला? वो इसलिए कि हम दोनों के दूर रहने से हम दोनों के दिलों में दूरियां बढ़ जाएगी। अगर आपने शुभम आर्या की जान बख्श दी है, तो वो भी आकाश को आजाद कर ही देगा। लेकिन कब छोटे, कब? देखिए सौतेला प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
बदलते भारत की शान।